Hello students, a very warm welcome to you all to this session. Welcome to EduFly JEE NEET Prabal batch. Like I have completed this chapter, reproductive health. Today I am going to discuss some important questions regarding your NEET exam. Okay, so let's discuss today's session. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. So this is the first question which says that match the following sexually transmitted diseases with their causal agent. ठीक है, तो ये basically this question is from STIs, that is sexually transmitted infections, which I have discussed in previous classes, the last class of this chapter. So the question has been asked is that sexually transmitted diseases ये चारों हैं और कॉजेटिव एजेंट, इसको हमें मैच दी फॉलोइंग करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले बात गोनोरिया. लाइक आई हैव टोल्ड यू द विच बैक्टीरिया और विच ऑर्गेनिजम्स बेसिकली और वायरस ट्रांसमिट द डिजीज. गोनोरिया का क्या था? गोनोरिया इज अबाउट, गोनोरिया जो है नाइजेरिया करता है. ठीक है, स्पाइलिसिस ट्रेपोनेमा पैलिडियम, द फुल नेम ट्रेपोनेमा पैलिडियम. ओके, next genital warts is human papilloma virus and AIDS is HIV. Virus causes AIDS. So this is the appropriate way in which the column 1 and column 3 can be matched. तो cause check करना आपको. A का gonorrhea is 2, okay. B is 3, Spilosis treponema pallidum. Genital warts, human papilloma virus. Go and see my lecture that is about MTP, that is medical termination of pregnancy, and STIs, that is sexually transmitted infections. They will get the detailed information. Okay, so your option will be answer A. Okay, let's see next question. The function of copper ions in copper releasing IUDs is. तो IUDs क्या था? कॉपर आयंस जो है इंट्रायूटेरिन डिवाइस, IUDs हमने पढ़ा था IUDs के बारे में. ठीक है, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉपर आयंस. तो वो कैसा शेप होता है? टी शेप्ड. ठीक है, टी शेप्ड होता है. और दूसरी बात, कहाँ इसको इंसर्ट किया जाता है? यूट्रस में, थ्रू द वेजाइना. रिमेंबर अबाउट द कॉपर आयंस. क्लियर है? शेप्स होते हैं, उसका शेप्स याद है आपको? इस तरीके का शेप होता है, इस तरीके का कॉपर आयंस. रिमेंबर, ठीक है ना? तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस क्या करता है? ये स्पर्म मोटिलिटी को, जो स्पर्म की जो मूवमेंट है, स्पर्म मोटिलिटी को डिसरप्ट कर देता है. दैट मीन्स हैम्पर कर देता है, दैट मीन्स रोक देता है, डिसरप्शन हो जाता है स्पर्म मोटिलिटी का. दूसरा बात, तो ये जो कॉपर है, ये कॉपर आयंस जो है वो एक्ट एज स्पर्मिसाइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मिसाइड? दैट इज इट विल किल द स्पर्म्स. क्लियर है? तो हमें पूछ रहा है फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस क्या होगा? इट विल देल इनहिबिट द गैमेटोजेनेसिस. दैट मीन्स इम्प्लांटेशन नहीं होगा, गैमेटोजेनेसिस दैट इज मेल गैमेट्स नहीं फॉर्म हो, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. ठीक है, कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस इज क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस को हैम्पर कर देगा. क्लियर है? नो सॉरी, it's not B. It will this suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperms. जैसे कि मैंने अभी कहा, sperm motility को डिक्रीज करेगा, डिसरप्ट कर देगा, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, फर्टिलाइज जो एग को जो फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म की जो मोटिलिटी चाहिए और जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए वो ख़त्म कर देगा कॉपर आयंस. ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए. क्लियर है? It's not B. I was wrong. In case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? ठीक है, अगर मेल का स्पर्म काउंट बहुत कम है तो कौन सी टेक्निक ज़रूरी होगी फॉर फर्टिलाइजेशन? अगर मेल स्पर्म काउंट एक एडिक्वेट नंबर में नहीं हुआ तो दैट स्पर्म वॉन्ट बी एबल टू फर्टिलाइज द ओवा. क्लियर है?
तो इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर, नो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, ये जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, अगर मेल में अगर किसी तरह की स्पर्म काउंट कम होता है तो आर्टिफिशियली क्या करते हैं, स्पर्म काउंट को इंक्रीज करते हैं एंड देन उसको रिलीज करते हैं विजाइना के थ्रू, आई मीन मेल स्पर्म जो है उसका काउंट इंक्रीज करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसका ऑप्शन होगा आंसर सी। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं इसको, ठीक है, इट्स नॉन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दैट इज आर्टिफिशियली स्पर्म को इंट्रोड्यूस करना इनटू द द फैलोपियन ट्यूब्स। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव। जैसे कि मैंने कहा था कंट्रासेप्टिव क्या होता है, अगर फीमेल कोई कंट्रासेप्टिव यूज करती है दैट मीन्स शी डजंट हैव द चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। क्लियर है? लाइक कॉन्डम था, आईओडीएस, बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मैंने साइड इफेक्ट्स पे बताया था डिटेल्स में, ठीक है। तो अभी हमें बताना है विच डज नॉट गिव, मतलब नहीं है, नेगेटिव रेस्पॉन्स देखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट इज इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, इंक्रीज फागोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। तो आईयूडीएस, बेसिकली आईयूडीएस के बारे में बोल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था अबाउट द आईयूडीएस इज दैट स्पर्म्स को खत्म कर देगा, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म मोटिलिटी, जो मूवमेंट होगी स्पर्म की वहाँ हैम्पर कर देगा। जब मूवमेंट पहुंच ही नहीं पाएगा ओवा तक तो देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओवा। ओके, और तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। बट हमें पूछ रहा है नॉट गिव द डिफाइंड। ओके, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट एवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो राइट। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमारे बॉडी में हार्मोन्स का जो लेवल है एक बढ़ता है तो दूसरा कमता है, तो दैट बाय दैट साइंटिस्ट न्यू दैट अगर हम हार्मोन्स की टैबलेट यूज़ करते हैं तो इससे हम उस हार्मोन्स की जो कैपेसिटी वो डिक्रीज़ कर सकते हैं बॉडी में। जब हार्मोन्स की कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं दैट मीन्स हम ओव्यूलेशन होने से रोक सकते हैं, फर्टिलाइजेशन रोक सकते हैं, और एंट्री ऑफ स्पर्म्स एंट्री जो वो भी रोक सकते हैं हार्मोनल कंट्रासेप्टिव। दिस इज ऑल्सो द राइट स्टेटमेंट। वैसेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसेक्टोमी में क्या था, वैसेक्टोमी एज आई हैव टोल्ड यू, हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल, वैसेक्टोमी जो है मेल में मेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं, ठीक है, एंड टाइड, वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई करते थे। तो उसमें क्या होता है, सीमेन बिल्कुल नॉर्मल होगा, सीमेन बाहर आएगा, इजैकुलेशन होगा, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, लेकिन स्पर्म की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। क्लियर है? तो दैट मीन्स, बट यू नो दैट डज नॉट अफेक्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ बोल रहा है वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नो, वैसेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो प्रोसेस चलता ही रहेगा, लेकिन जो है उसका गैमेट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी बैरियर मेथड्स में वो प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, दिस इज राइट। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन योर ऑप्शन विल बी आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनायोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? It is used for prenatal sex determination. It can be used for detection of Down syndrome. It can be used for detection of cleft plate. It is usually done when a woman is between 14 to 16 weeks pregnant. देखो, मैंने आपको बोला था एमनायोसेंटेसिस क्यों करते हैं, ताकि हम बेबी का जेंडर पता कर सकें। दूसरा, अबाउट द क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब जैसे कि बहुत कॉमन एंड वेरी फैमिलियर क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज इज डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम है, फिर पटाऊ है, बहुत सारे हैं, एडवर्ड है, जो भी मुझे याद आ रहा है आई एम इंक्लूडिंग दैट। ओके, तो अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो, अभी सेक्स डिटर्मिनेशन, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीटली बैंड इन इंडिया, ओके, that you can't do for if anyone is going for amniocentesis,
that is sex determination is completely banned. But it can be used for the detection of Down syndrome. स्टेटमेंट सही है लेकिन ये अलाउ नहीं है इंडिया में। दोनों, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट प्लेट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्यों? जो क्लेफ्ट पैलेट होता है वो सोनोग्राफी के थ्रू, दैट इज अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी और यू कैन से अल्ट्रासाउंड, उसके थ्रू हम क्लेफ्ट प्लेट के बारे में पता कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, ओके, अल्ट्रासाउंड ऑफ दैट बेबी दैट विल गिव योर करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लेफ्ट पैलेट। उसके लिए एमनायोसेंटेसिस की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, एमनायोसेंटेसिस कब की जाती है बटन? 14 से 16 वीक्स प्रेगनेंसी में ही एमनायोसेंटेसिस की जाती है। अगर इन केस अगर 12 वीक्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एमनायोसेंटेसिस 12 वीक्स में की जाए जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो व्हाट आर द मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ऑफ दैट बेबी ऑफ द सर्वाइवल? देखो क्या होता है, अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स में अगर एमनायोसेंटेसिस की जाती है, उसमें मिसकैरेज की चांसेस ज़्यादा होती है, बेबी का जो ग्रोथ हो रहा होता है, ऑर्गन्स फॉर्मेशन होते हैं, उसमें हैम्पर होने की चांसेस होती है, तो कम्प्लीटली बेबी गेट्स डिस्टर्ब। बट इफ़ दैट इज डन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, तब तक बेबी को इतना ज़्यादा हैम्पर नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज डन कम्प्लीटली। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं दैट यू शुड गो फॉर एमनायोसेंटेसिस, नॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, सो योर ऑप्शन इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी? वेसेक्टोमी कहाँ था? मेल में था। वास्ट डिफरेंस was cut and tied, remember? No sperm occurred in seminal fluid. No sperm occurs in epididymis. Vas differentia is cut and tied, irreversibly sterility. इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। देखो मैंने जैसे ही कहा था कि सीमेन इजैकुलेट होगा, क्लियर है, सीमेन विल गेट इजैकुलेटेड, बट रिमेंबर स्पर्म नहीं हो उसके साथ, नो स्पर्म होगा ही नहीं। तो अगर स्पर्म नहीं आएगा इजैकुलेशन के थ्रू, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर जाता भी है सीमेन, तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ओवा को, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नो स्पर्म ऑकर्स इन एपिडिडाइमिस, दिस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट इज आंसर बी। और वासा डिफरेंशिया, जैसे कि मैंने कहा था, वासा डिफरेंशिया को कट करके टाई कर दिया जाता है, तो वहाँ पे स्पर्म की जो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है, ठीक है ना। स्पर्म भले ही प्रोड्यूस होगा मेल्स में, लेकिन वो स्पर्म बाहर नहीं आएगा, इजैकुलेशन नहीं होगा उसकी। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, मतलब अगर हम वास डिफरेंस कट करके टाई कर देते हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम वापस से उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, दैट इज इरिवर्सिबल है, दैट इज नॉट रिवर्सिबल। ओके, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, नो स्पर्म। कोई स्पर्म जो है वो वासा इफरेंसिया, वहीं पे वासा इफरेंसिया में ही स्टोर्ड रहता है स्पर्म, ठीक है। तो ये स्पर्म जो है सेमिनल वेसिकल तक नहीं आ पाता है, ठीक है। तो कोई स्पर्म जो है एपिडिडाइमिस में नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग, आंसर इज बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, जैसे कि LNG20 मैंने बताया था आपको, है ना। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इज LNG20। ओके, द आइडियल्स क्या है? आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसकी थ्रू फीमेल्स जो है यूज़ करती है, किस लिए? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, राइट। द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक द यूटेरिन सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं वो क्या करते हैं? यूट्रिन को अनसुटेबल करते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं होता। जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा, दैट मीन्स नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये होगा LNG। और जो ये जो दे रहा ना मल्टीलोड, और ये कॉपर रिलीजिंग आइडिया, अगर क्वेश्चन आता कॉपर रिलीजिंग तो आप CU7 मल्टीलोड C75, ठीक है ना। तो आंसर इज ऑप्शन ए। एम्ब्रायो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेस फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू। जो एम्ब्रायो होगा वो 16 ब्लास्टोमेस फॉर्म्ड हो जाएगा ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कहाँ ट्रांसफर होगा? IVF, बहुत कॉमन आपने सुना होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं,
टेस्ट ट्यूब भी, ठीक है ना। तो इन वर्टिब्रल फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। तो ये जो ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड होने के बाद जब आईवीएफ अगर प्रोसेस किया जा रहा है, दैट मीन्स आईवीएफ का प्रोसेस कहाँ होगा, बाहर लैब में किया जाता है इसे, ठीक है ना। अगर कोई फीमेल जो है यूट्रस में या फिर कंसीव नहीं कर पा रही है या किसी तरह की इनफर्टिलिटी इश्यूज है, उस टाइम ये आईवीएफ के लिए जाती है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट दैट एम्ब्रायो हैज़ टू बी ग्रोन इन द लैब। जब ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड हो जाएगा तब उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इट विल बी ट्रांसफर इनटू द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा, ठीक है। तो जिसमें ब्लास्टोमियर्स फॉर्म होने के बाद उसको यूट्रस में रख दिया जाएगा, वहाँ इम्प्लांटेशन होगा और वहीं से वहाँ पे आफ्टर इम्प्लांटेशन इट विल फॉर्म फीटस एंड दैट फीटस विल डेवलप इनटू ए चाइल्ड। तो ब्लास्टोमियर्स तक का प्रोसेस हम लैब में करेंगे, उसके बाद हम उसे यूट्रस में डाल देंगे और बाकी का प्रोसेस यूट्रस में होगा। तो उसी को कहते हैं आईवीएफ, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ए चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड GIFT। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, GIFT का फुल फॉर्म है गैमेट इंफ्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ओके, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इसका ऑप्शन है आंसर बी। तो क्या होता है, ये मेथड उन फीमेल्स में यूज़ की जाती है जिनको फर्टिलिटी इश्यूज होता है या जो सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ दैट ओवा, ओके। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, ओवम जो है वो डोनर, किसी डोनर से लिया जाता है ओवम। डोनर फीमेल इज सर्जिकली रिमूव्ड एंड इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द फैलोपियन ट्यूब of such female, such woman then accepts sperms then from her husband during copulation। तो उसमें क्या होता है, फीमेल जो है ना, देखो अगर वो तरीके से उसका ओवम में प्रॉब्लम है या एग्स में प्रॉब्लम है, वो तरीके से एग्स नहीं रिलीज़ कर पा रही, तो उसमें क्या किया जाता है, डोनर ओवम का जो डोनर है, डोनर ओवम इज इंसर्टेड इनटू द सर्जिकली रिमूव्ड एंड इज देन इंट्रोड्यूस, सर्जिकली उसको रिमूव करके डोनर ओवम को और उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है उस फीमेल में जिसका फर्टिलिटी इश्यूज है, इसीलिए इसको कहते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो फैलोपियन ट्यूब में इसको डाल दिया जाता है ओवम को, जब वहाँ एग्स हो गए, ओवम इज नथिंग बट उसके अंदर एग्स रहेगा, राइट। तो फैलोपियन ट्यूब में डालने का मतलब है कि एग्स वहाँ फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा फॉर द स्पर्म। तो जब नॉर्मल कॉपुलेशन होगा बिटवीन द कपल्स, देन व्हाट हैपन्स, दैट स्पर्म विल गो एंड फर्टिलाइज द ओवम। तो ओवम का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इस प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, इट इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओवम डोनर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स एडवाइज द कपल टू डू go for gamete intrafallopian transfer, okay, so this is done, option is B। ट्यूबेक्टोमी is a method of sterilization in which, ट्यूबेक्टोमी किसमें था, फीमेल्स में। तो क्या करते थे हम इसमें, फैलोपियन ट्यूब, राइट, यस, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते थे, फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइड किया जाता था। फैलोपियन ट्यूब को, अगर फैलोपियन ट्यूब कट हो जाएगा तो एग जो है, अगर एग प्रोड्यूस भी होता है वो बाहर नहीं आ सकता है, एंड एग कांट वेट देयर, स्पर्म अगर पहुंचता भी है तो देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। तो आपका आंसर इज स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, या तो रिमूव करके और उसको टाई अप कर देते हैं। तो आपका आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, ऑप्शन ए। ओवरीज आर रिमूव सर्जिकली, नो। स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड टाइड अप, नो। वास डिफरेंस किस में रिमूव होता है, ये वेसेक्टोमी में रिमूव होता है, बहुत कॉमन है, याद रखिए, डिफरेंस याद रखिए। वास डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वास डिफरेंस जो है वो वेसेक्टोमी में रिमूव होगा, है ना। तो ये गलत है। यूट्रस इस प्रोसेस को जो सर्जिकली रिमूव करती है यूट्रस, इस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी नहीं कहते। ट्यूबेक्टोमी सिर्फ फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करके कट किया जाता है, टाइट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस। हार्मोन रिलीजिंग पूछ रहा है, तो LNG-20 जो है वो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, ओके, एंड दैट इज सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है ना, आपको बताया था मैंने, प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट्स, राइट, प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट से बना हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, हम
फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोका जा सकता है थ्रू दिस कंट्रासेप्टिव्स, दैट इज IUDs, राइट। और डॉक्टर्स ये ज़्यादातर कहाँ इंसर्ट किया जाते हैं, यूट्रस में, थ्रू वेजाइना। ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, बस मैं टच करके जा रही हूँ एक बार, राइट। तो आपका आंसर होगा 11 का बी, ठीक है ना। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस LNG-20, क्लियर। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, अब जैसे कि IVF का मतलब हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब में पहले बेबी के एम्ब्रायो फॉर्मेशन का पार्ट चलेगा और उसके बाद उसे हम डालेंगे या तो फैलोपियन ट्यूब या तो यूट्रस। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एग इज फर्टिलाइज्ड। जैसे कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो एग कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, राइट, इनसाइड द फीमेल बॉडी। एग वेट करती है, स्पर्म गोज एंड फर्टिलाइज। लेकिन इन IVF में क्या होता है, स्पर्म जो है वो आउटसाइड मतलब बाहर फर्टिलाइज की जाती है ड्यूरिंग द प्रोप्रिएट कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो उस स्पर्म को और ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए वो सारा मेंटेन बाहर किया जाता है, नॉट इनसाइड द वुमेन्स बॉडी, राइट। तो उसमें क्या होता है 8 सेल स्टेज, और उसके बाद उसको इम्प्लांटेशन कहाँ किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फर्टिलाइज करा के उसको इम्प्लांटेड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। IVF जो है एक मेजर ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का। अगर किसी को बेबी नहीं होता है तो IVF के थ्रू शी कैन हैव हर बेबी, ओके। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हार्मोनली कंट्रोल ओव्यूलेटरी प्रोसेस, रिमूविंग ओवा फ्रॉम द वुमेन्स ओवरीज एंड लेटिंग स्पर्म फर्टिलाइज देम इन द फ्लूइड मीडियम। ओवा को रिमूव करते हैं फीमेल के ओवरी से एंड देन क्या करते हैं, स्पर्म को फर्टिलाइज बाहर करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद वो क्या करते हैं, पेशेंट्स फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं with the intent to be successful. When the zygote is more than 8 blastomeres, it is placed directly into the uterus to establish pregnancy. अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया और 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो हम डायरेक्ट उसे यूट्रस में डाल देते हैं, और अगर उतना स्टेज तक नहीं गया तो हम फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, राइट। तो आपका आंसर है जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, उसे फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। लेकिन अगर जाइगोट के बाद, अगर जाइगोट का जो ब्लास्टोमियर्स मैंने बोला था 8 ब्लास्टोमियर्स होगा, फिर 16 होगा, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा होता, क्वेश्चंस को समझा करिए, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा फॉर्मेशन बाहर हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, तो क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली यूट्रस में डाल देते हैं ताकि वो बाकी का पार्ट, जो प्रेगनेंसी के बाकी पार्ट्स वहाँ हो। लेकिन अगर 8 ब्लास्टोमियर से कम रहता है तो हम उसे फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। उसके बाद बाकी का प्रोसेस विल गो, फैलोपियन ट्यूब में वहाँ ब्लास्टोमियर्स फॉर्मेशन होगा, 8, 16 जो भी सेल स्टेजेस होंगे, उसके बाद वो डायरेक्टली यूट्रस में आएगा, ठीक है ना। तो आंसर इज ऑप्शन बी। वन ऑफ द लीगल मैथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज abortion by taking an appropriate medicine, by abstaining from coitus from days 10 to 17 of the menstrual cycle, by having coitus at the time of daybreak, by premature ejaculating during coitus। तो सबसे लीगल मैथड जो इलीगल नहीं है, दैट इज परमिटेड, जो हम कर सकते हैं अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 70 डेज, जैसे कि ओव्यूलेशन का जो पीरियड होता है उसके 2 दिन पहले और उसके 2-3 दिन बाद, उस पीरियड में अगर कोइटस ना किया जाए या सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए तो बर्थ कंट्रोल को रोका जा सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी। द अदर टाइम इज अलाउड फॉर द इंटरकोर्स, बट दिस टाइम में अगर नहीं करता है कोई तो क्या होता है, उसमें हम बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी कॉन्डम्स और एनी काइंड ऑफ मेथड्स, ओके। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग fetus बाय एमनायोसिंथेसिस। ओके, जैसे कि मैंने कहा एमनायोसिंथेसिस में क्रोमोसोमल, अभी हम जेनेटिक्स में सारे पढ़ने वाले, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सब पढ़ने वाले डिटेल्स में ना। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या डिटेक्ट नहीं किया जाता। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रहते हैं, क्लिनेफेल्टर्स होता है। सेक्स ऑफ द फिटस, ये भी हम कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कर सकते हैं। ये तीनों ही हम एमनायोसिंथेसिस से कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं
वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस इज लीवर डिजीज, वो क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज में नहीं आता। लीवर का अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता है तो जॉन्डिस होता है। तो ऑप्शन इज आंसर इज डी। ठीक है। आर्टिफिशियल इंजामिनेशन मीन्स, आर्टिफिशियल इंजामिनेशन मीन्स आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन स्पर्म ऑफ ए हेल्दी मेल डोनर, जो मेल डोनर होते हैं हेल्दी मेल डोनर, वो डायरेक्ट वेजाइना में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। थ्रू द मैथड दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओके, सॉरी, हेल्दी मेल डोनर इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल। ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, स्पर्म्स जो है हेल्दी डोनर को जो है हेल्दी डोनर से लेके और उसे हमें फीमेल के वेजाइना में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इनफर्टिलिटी ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द मेल टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द एजुकेलिस कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दैट मीन्स अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट लो है तो उस केस में हम स्पर्म डोनर यूज को ढूंढ के वो हम फीमेल में इंसर्ट कर सकते हैं। राइट। तो आपका आंसर है सी, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। तो अगर उस मेल का स्पर्म काउंट कम है तो हम स्पर्म डोनेट करके स्पर्म डोनर ढूंढ के हेल्दी डोनर जो हेल्दी होगा, जो अफेक्ट ना करे या तो वोमेन के बेबी को या तो वोमेन को, तो वो हम हेल्दी डोनर को है वो इंट्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स वेजाइना के थ्रू। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है ना। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम दैट इज एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब IVF। ठीक है ना। तो IVF और गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ट्यूब, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ट्यूब, दैट इज डी। दैट इज मैंने अभी आपको IVF के बारे में बताया था कि बाहर टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, लैब कंडीशंस में स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज करना पड़ता है और फिर जैसे जाइगोट फॉर्म हो जाएगा उसको फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। राइट। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन। इंट्रा मतलब इनसाइड, फेलोपियन दैट इज जाइगोट फॉर्म होने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। राइट। द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है ना। नेक्स्ट, which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India at present? सबसे ज़्यादा widely accepted method of contraception क्या है? It is about the IUDs, right? इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इसको लोग यूज़ करते हैं। अगर किसी को कंट्रासेप्शन नहीं करना है, कंसीव नहीं करना है, तो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा ही इंडिया में यूज़ होता है। राइट। आंसर इज डी। ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे कि मैंने कहा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर। राइट। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी मतलब अगर किसी तरह की ऐसी कंडीशंस है जो अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, अगर बेबी में किसी तरह की कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ है तो MTPs का हेल्प लेना पड़ता है। दैट मीन्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है। राइट। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब तक होता है, दैट इज 12 वीक्स। तो 12 वीक्स तक क्या होता है, ये MTP सेफ माना जाता है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT बुक। राइट। तो 12 वीक्स आपका आंसर होगा। 12 वीक्स होने के बाद अगर कोई MTP के लिए जाता है तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है फॉर द बेबी एंड इवन फॉर द मदर। बट इफ़ इट्स रिक्वायर्ड फॉर द बेबी टू बी अबाउट इट, बिकॉज इफ दैट बेबी इज नॉट फिजिकली एंड मेंटली good or okay, in that case during the second trimester also that baby has to be about it. Right. So answer is option B. Copper ions released from copper releasing intrauterine devices. Copper ions released from intrauterine devices is, you know, क्या करता है, IUDs का काम क्या है, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो इसका आंसर है आपका इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है वो क्या होते हैं, कॉपर से बने होते हैं। राइट। प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील, तो वो कहाँ इंसर्ट होते हैं, टू द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। राइट। तो ये क्या करते हैं, यूट्राइन अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन वो तो करते नहीं हैं, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स नहीं, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस मतलब डिक्रीज कर देते। स्पर्म की जो मोटिलिटी हो वैसे नॉर्मल नहीं होती, जब मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगा तो वो क्या होगा, ओवा तक पहुंच नहीं पाएगा। राइट। तो ये काम होता है IUDs का। ठीक है।
Progesterone, which is the most important component of oral contraceptive pills, prevent pregnancy by progesterone, a very important, it is the pregnancy hormone, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन है, जो यूट्रस को प्रिपेयर करती है फॉर द प्रेगनेंसी, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स. और ये कैसे प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को, ठीक है. तो ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है थ्रू द हार्मोन्स. ज़्यादातर कंट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन होगा एंड प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है. या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा. तो उनका क्या काम होता है, वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करते हैं और ओव्यूलेशन को रोकते हैं. दैट मीन्स वो ओव्यूलेशन को ब्लॉक करेंगे. ब्लॉक जैसे ही कर देंगे, तो जैसे ही वो ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर देंगे, तो ये जो LSH और FSH का जो सिक्रेशन होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब इनहिबिट कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड, विच लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ ओव्यूलेशन. सो दैट मीन्स जो हम जो कंट्रासेप्टिव पिल्स, ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स अगर कोई कंज्यूम करता है, उस टाइम क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स को ये डिक्रीज कर देता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी हार्मोन है. और जैसे ही डिक्रीज होता है तो ओव्यूलेशन ब्लॉक हो जाएगा. ओव्यूलेशन ब्लॉक हो जाएगा तो दैट मीन्स जो सिक्रेशन ऑफ LH और FSH वो भी डिक्रीज हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, और इन दैट वे इट कैन ब्लॉक द ओव्यूलेशन. सो योर आंसर इज ऑप्शन डी, राइट. सो क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया आप लोगों के साथ, एंड आई वांट यू ऑल टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस. जहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिलता है आप उसको सॉल्व करिए, एंड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो डायरेक्टली पोस्ट to my, I have shared the contact number with you all, and even you can share comment on the group itself कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया. और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है. एंड आप अपना प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से रखिए. कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन पोस्ट इट देयर इन व्हाट्सएप और इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन कमेंट इट. ओके, सो विद दिस आई विल कंक्लूड माई क्लास टुडे. थैंक यू सो मच.